हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 और पुराने सिलेबस में चैप्टर 2 इस बार इंस्टीट्यूट का दौर हटा दिया था। तो हम पढ़ रहे थे सोवियत संघ का विघटन, उसके बाद में क्या परिस्थितियां चेंज हुई, पूरे विश्व में कैसे परिस्थितियां चेंज हुई, क्या विश्व में क्या बदलाव आया, कौन से देश यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण बन गई। तो दोस्तों, यही चीज हम इसमें देखेंगे। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमने पिछले अध्याय में इसके प्रभाव देखे थे कि सोवियत संघ के विघटन या यूएसएसआर के विघटन के क्या परिणाम निकले थे। अब जब विघटन हो गया, पतन हो गया, यूएसएसआर का 15 देशों में विभाजित हो गया, उसके बाद में जो समाजवादी साम्यवादी देश या जो यूएसएसआर के गणराज्य थे, उनको कैसे पूंजीवाद की तरफ मोड़ा जाए। तो इसके लिए एक योजना लेके आए, शार्क थेरेपी। इसका अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। वही सीन हो गया दोस्तों कि एक्सीडेंट करने वाला ही एक्सीडेंट होने वाले को हॉस्पिटल पहुंचाए। क्लियर दोस्तों? फिर है ये जो शार्क थेरेपी थी, वो आर्थिक सिद्धांत था। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि शार्क थेरेपी आर्थिक सिद्धांत था। इसका मेन मकसद आर्थिक इकोनॉमिक से था। अब ये शार्क थेरेपी किसकी देन है, इसका मॉडल कौन लेके आया? तो दोस्तों, इसका मॉडल लेके आए विश्व बैंक और IMF यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्लियर दोस्तों कि शार्क थेरेपी का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों, इसने किया विश्व बैंक और IMF यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसका मॉडल तैयार किया। किसके लिए किया? यहां पर देखना दोस्तों, किसके लिए तैयार किया गया था ये मॉडल? रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देश, यानी कि जो यूएसएसआर के या साम्यवादी मान्यता के देश थे, उनके लिए ये लाया गया। यानी कि हम इस तरह समझ सकते हैं इसको दोस्तों, साम्यवाद, पूंजीवाद। तो दोस्तों, साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच का संक्रमण काल था, यानी कि इधर साम्यवाद का अंत हुआ, इधर पूंजीवाद हावी हुआ। तो इसके बीच का जो काल था वो संक्रमण काल था, और इसी संक्रमण काल में ही शार्क थेरेपी को लाया गया। क्लियर दोस्तों? ये क्लियर है, साम्यवाद पूर्वी और पूंजीवाद पश्चिमी। अब इसका मेन जो उद्देश्य था वो आर्थिक था, और ये अचानक यानी कि अचानक से परिवर्तन, एक अर्थव्यवस्था में अचानक परिवर्तन करना, नाटकीय परिवर्तन करना,
या फिर एक अर्थव्यवस्था या एक विचारधारा को दूसरी विचारधारा में कन्वर्ट करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन दोस्तों ये एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला था, जल्दबाजी में उठाया गया कदम था। इस कारण इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा हुए। तो दोस्तों पहले क्या था, सुनो, इससे हमें पहले सामूहिक कृषि, लेकिन जब साख थेरेपी या जो आर्थिक परिवर्तन है उसके बाद में निजी स्वामित्व हुए। जब सामूहिक कृषि निजी स्वामित्व यानी किसी की निजी प्रॉपर्टी बन गई तो यहां पर अमीर एंड गरीब ये खाई भी बन गई। क्या बन गई? अमीर और गरीब की खाई भी बन गई। सामूहिक कृषि था, उसमें सब कुछ सरकार के नियंत्रण में था, किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं थी। लेकिन साख थेरेपी आने के बाद में निजी स्वामित्व हो गया। इससे ही कई एजेंट या कंपनियां अस्तित्व में आई। तो दोस्तों इस साख थेरेपी का जो उद्देश्य था वो था ज्यादा से ज्यादा व्यापार, यानी कि ये व्यापार को बढ़ावा, यानी व्यापार को बढ़ावा और पूर्वी को पश्चिम की तरफ मोड़ना, यानी कि इसका अंत करके इसको बढ़ाना, इसका पूर्वी या साम्यवाद का अंत करके पूंजीवाद या पश्चिम को बढ़ाना। सोवियत संघ के व्यापारिक संबंध थे वो समाप्त हो गए, यानी कि जो सोवियत संघ था दोस्तों यूएसएसआर के जो व्यापारिक संगठन थे तो इनको बंद कर दिया गया और यूएसएसआर के गणराज्य थे इनको पश्चिम की तरफ मोड़ा गया, यानी कि जो यूएसएसआर का जो खेमा था उसको पश्चिम की तरफ या पश्चिम की तरफ व्यापार में शामिल पूंजीवादी देश, यानी कि इनका मेन मकसद था पूंजीवाद का विस्तार। अब दोस्तों बात आती है कि जो साख थेरेपी थी क्या इससे कुछ परिवर्तन हुआ? हाँ, इससे कुछ परिवर्तन हुए, लेकिन ये एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। इससे परिवर्तन भी हुए लेकिन इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा हुए। दोस्तों एक जो समाज कल्याण था
यानी कि समाज का कल्याण करने वाला ये तहस नहस हो गया। यानी कि औद्योगिक क्षेत्र थे वो लगभग 90% निजी हाथों में, या फिर कंपनियां, निजी कंपनियां। निजी कंपनियों के हाथों में चला गया। ये इसमें समाज कल्याण की व्यवस्था, और समाज कल्याण की व्यवस्था के बाद में एक वर्ग बना माफिया। यानी कि हर जगह नहीं बना, लेकिन कुछ देशों में इसका उदय हुआ माफिया, जिसको हम बोलते हैं बिचौला। इस वर्ग का उदय भी शॉक थेरेपी के दौरान ही हुआ था। लोगों में अमीर गरीब की खाई और ज्यादा बढ़ने लग गई। दूसरी चीज, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जो संविधान था, सोवियत संघ, यानी कि जो सोवियत संघ था उसने हड़बड़ाहट में, यानी कि जो गणराज्य थे उन्होंने हड़बड़ाहट में यानी कि जो भी संविधान बनाया वो हड़बड़ाहट में बनाया गया, जल्दबाजी में बनाया गया। कहाँ कुछ जगह तो कार्यपालिका की सभी शक्तियां इसको दे दी गई राष्ट्रपति को। तो इससे कार्यपालिका की जो असीम शक्तियां थी वो राष्ट्रपति को देने के बाद में जो प्रभाव पड़ा वो था संसद का गौण होना। दोस्तों के लिए ये भी शॉक थेरेपी के दौरान ही परिवर्तन हुए। यानी कि मतलब जो कार्यपालिका की सभी शक्तियां किसको दे दी गई, राष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति को कार्यपालिका की सभी शक्तियां दे दी गई तो ये संस्था, यानी कि और संस्थाएं या संसद, ये बिल्कुल ही कमजोर हो गई। और कई देशों में तो ये हुआ कि सत्तावादी, यानी कि जो संविधान में लिखा गया था उसके विपरीत हुआ। और इसका एक उदाहरण है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये दो जगह या ये उदाहरण है कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति या जो सत्ता का अधिकारी था वो 10 वर्ष के लिए रह सकता था, लेकिन इन्होंने फिर संविधान में चेंज करके इसको फिर से 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, फिर चेंज करके फिर 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो हड़बड़ाहट में जो संविधान तैयार हुआ उसके ये सब परिणाम निकले कि कई राष्ट्रपति तो 20-20, 30-30, 40-40 साल से अपने पद पर काबिज रहे।
तो दोस्तों इस तरह न्यायपालिका व्यवस्था सुदृढ़ नहीं थी। आज वर्तमान में तो न्यायपालिका सुदृढ़ है, लेकिन उस टाइम में न्यायपालिका इतनी सुदृढ़ नहीं थी। तो अधिकांश देशों पर इसका प्रभाव पड़ा। अब है रूस, यानी कि रूस ने 10 साल बाद में, यानी कि शॉक थेरेपी के 10 साल बाद में अपने पैरों पर खड़ा होने लग गया। उसका जो मेन रीजन था वो था खनिज संपदा। यानी कि रूस में खनिज संपदा के असीम भंडार थे, जिसमें मेन है तेल, प्राकृतिक गैस और धातु। तो इस असीम भंडार की वजह से रूस 10 साल बाद में खड़ा होने लग गया। इसके साथ ही मतलब यह संसाधन निर्यात करके पैसे कमाने लग गया। फिर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और अजरबैजान, इनमें भी तेल के सोर्सेज थे। तो शॉक थेरेपी का जो प्रभाव हुआ वो इतना भयंकर था कि इसको विश्व का गार्ज सबसे बड़ा गराज सेल कहा गया। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा गराज सेल किसको कहा गया? शॉक थेरेपी को, क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्थिक परिवर्तन हुए, कुछ नेगेटिव भी थे, कुछ पॉजिटिव भी थे। लेकिन कहने का मतलब ऑल ओवर ये था कि जो प्रत्येक चीज निजी हाथों में जाने लग गई, दो कंधे निजी हाथों में जाने लग गए, सरकार का कंट्रोल कम हो गया और आर्थिक क्षेत्र में विकास की दर धीमी हो गई। कुछ देश हालांकि जैसे रूस है, उज्बेकिस्तान है, अजरबैजान है, जिनके पास खनिज संपदा थी, वो अपने पैरों पर 10 साल बाद में खड़े होने लग गए। ये एक बदलाव था मुक्त व्यापार की ओर पूर्ण बदलाव, यानी कि फ्री ट्रेड की तरफ व्यापार था। दूसरी चीज, इसमें औद्योगिक व्यवस्था चरमरा गई। रूस का जो रूबल था वो भी काफी ऊंचे स्तर पर गिर गया। इसी कारण इसको विश्व का सबसे बड़ा गराज सेल कहा जाता है। तो दोस्तों क्या समझे कि शॉक थेरेपी आघात पहुंचाकर उपचार, यानी कि पहले चोट मारो और फिर उसका उपचार करो। और ये सिद्धांत कौन लेके आया था? विश्व बैंक और IMF। यानी कि ये देख लो, ये सिद्धांत तो पश्चिम से आया था। कारण पूर्वी को पश्चिम की तरफ लाना, यानी कि साम्यवाद को खत्म, साम्यवाद को पूंजीवाद में कन्वर्ट करना। क्लियर दोस्तों? तो ये था शॉक थेरेपी, जिसे विश्व का सबसे बड़ा गराज सेल कहा जाता है। इसमें मध्य वर्ग भी पैदा हो गए,
यह कहने का मतलब ये चीज सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में कन्वर्ट करना और को साम्यवाद का पतन करके पूंजीवाद का विस्तार करना। और साधारण शब्दों में कहें तो जो शॉक थेरेपी थी वो कमजोर देशों को आर्थिक मदद के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये एकदम से या तीव्र गति से इसने काम किया जिस वजह से ये पूर्णतया सफल नहीं हो सकी। तो कल दोस्तों, कल की क्लास में देखेंगे इसके कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव प्रभाव। कल की क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।